नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ पुराने पन्नों को पलटेंगे। कुछ बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं प्रभावशाली सभ्यताओं की दुनिया में गोता लगाएंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनमें दुनिया की कई अहम प्राचीन सभ्यताओं का जिक्र है और उनमें यह समझने को कहा गया है कि इनके खास पहलू क्या थे। तो कोशिश ये है कि इन पुरानी संस्कृतियों की एक साफ तस्वीर बनाई जाए। जी बिल्कुल। इन दस्तावेजों को देखें तो आज हमारी बातचीत मुख्य रूप से 6 प्राचीन सभ्यताओं पर रहेगी। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया, मिस्र, अपनी सिंधु घाटी, चीन, फिर यूनान यानी ग्रीस और रोम। और हाँ, ये भी कहा गया है कि हम हर सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, उनका समाज कैसा था, धर्म, राजनीति, कला, विज्ञान, आर्थिक जीवन, इन सब पर थोड़ी सरल भाषा में बात करें। अच्छा। एक दस्तावेज में प्राचीन भारतीय इतिहास की समय सीमा का भी जिक्र है। लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर करीब 700-800 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के बाद तक का समय। ठीक है, तो ये दायरा रहेगा हमारा। चलिए, ये सफर काफी रोमांचक होने वाला है। आइए इस विषय की गहराइयों में चलते हैं। तो पहली सभ्यता जिसका जिक्र है वो है मेसोपोटामिया। इसे अक्सर सभ्यता का पालना भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये नाम कैसे पड़ा, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेसोपोटामिया का मतलब ही है दो नदियों के बीच की जमीन, दजला और फरात नदियां। इसी उपजाऊ इलाके में सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन, असीरियन ऐसी कई संस्कृतियां पनपी। समाज काफी बटा हुआ था वहाँ, हायरार्की थी। सबसे ऊपर शासक और पुजारी, फिर सैनिक, व्यापारी, किसान और आखिर में गुलाम। परिवार बहुत अहम था समाज में। और राजनीतिक तौर पर क्या एक ही बड़ा साम्राज्य था शुरू से? नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरुआत में अलग अलग शहर राज्य थे, जैसे उर और उरुख का नाम सुना होगा। बाद में ये बड़े साम्राज्यों में बदले। बेबीलोनियन साम्राज्य जैसे, उसका शासक हम्मुराबी बहुत मशहूर हुआ। हाँ, हम्मुराबी कोड कानूनों का संग्रह था शायद। बिल्कुल। हम्मुराबी की विधि संहिता उस समय के कानूनों का एक बहुत डिटेल्ड कलेक्शन था। वो काफी प्रसिद्ध है। और इनके धर्म के बारे में क्या मानते थे ये लोग? इन शहर राज्यों का कोई असर था इनकी पूजा पाठ पर? हाँ, असर था। ये लोग बहुदेववादी थे, कई देवी देवताओं को मानते थे। अच्छा। और हर शहर का अपना एक खास देवता होता था, संरक्षक देवता। शहरों के बीच में अक्सर ऊंचे सीढ़ीदार मंदिर होते थे। जिगुरेट, वही ना? हाँ हाँ, जिगरेट। ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंटर भी होते थे। यहाँ एक बात बहुत रोचक है कि मेसोपोटामिया ने दुनिया को कई चीजें पहली बार दी, जैसे लिखने का तरीका। सही कहा। उन्होंने एक लिपि विकसित की, कील जैसी दिखती थी, उसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। अच्छा, क्यूनिफॉर्म। ये गीली मिट्टी पर लिखते थे? हाँ, गीली मिट्टी की पट्टियों पर। और गणित में भी इनका बड़ा योगदान था, खास तौर पर वो 60 पर आधारित संख्या प्रणाली। हाँ, वो तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए, एंगल्स के लिए। बिल्कुल। मिनट, सेकंड, डिग्री वहीं से आया है। खगोल विज्ञान में भी काफी आगे थे ये लोग। आर्थिक जीवन का आधार तो खैर खेती थी, उसके लिए नहरों का पूरा जाल बिछाया था। व्यापार भी काफी उन्नत था। अच्छा, मेसोपोटामिया के ये बिखरे शहर राज्य और बदलते साम्राज्य, इनके मुकाबले मिस्र की कहानी थोड़ी अलग लगती है ना? नील नदी के किनारे पिरामिड और फैरो, एकदम से यही याद आता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? हाँ, मिस्र की सभ्यता पूरी तरह नील नदी पर ही टिकी थी। वो नदी न सिर्फ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी लाती थी, बल्कि आने जाने का मुख्य रास्ता भी थी। शुरुआत में यहाँ भी छोटे छोटे राज्य थे, बाद में वो ऊपरी और निचले मिस्र के रूप में एक हो गए। समाज यहाँ भी मेसोपोटामिया जैसा ही था, बटा हुआ, लेकिन यहाँ टॉप पर फैरो था, जिसे वो भगवान मानते थे। हाँ, ईश्वर का रूप मानते थे। उसके बाद फिर पुजारी, सरकारी अधिकारी, सैनिक, कारीगर, किसान और गुलाम। फेरो का ये ईश्वर जैसा दर्जा, ये उनके धर्म और राजनीति को कैसे जोड़ता है? क्या थी उनकी धार्मिक मान्यताएं? मिस्र का धर्म बहुत कह सकते हैं जटिल और दिलचस्प था। वो भी कई देवताओं को मानते थे, जैसे सूर्य देवता रा, मृत्यु के देवता उसेरिस, देवी आइसिस। और वो मृत्यु के बाद जीवन में बहुत विश्वास रखते थे। तभी वो मम्मी बनाते थे, शवों को सुरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए। और क्योंकि फैरो को देवता मानते थे, तो राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह सेंट्रलाइज थी। सारा शासन फैरो के हाथ में। उसकी मदद के लिए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करता था। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि कैसे धर्म और राजनीति ने मिलकर एक ऐसी स्थिर व्यवस्था बनाई जो हजारों साल चली।
वाकई में। कमाल है। और कला और विज्ञान, पिरामिडों के अलावा और क्या खास था? दस्तावेजों में और किन चीजों पर जोर है? देखिए, विशाल पिरामिड और मंदिर तो हैं ही, उनकी मूर्ति कला, उनकी चित्रकला भी कमाल की है। उन्होंने हायरोग्लिफ्स नाम की एक चित्रलिपि विकसित की थी। अच्छा, वो तस्वीरों वाली लिपि? हाँ वही। और वो पपायरस नाम के पौधे से कागज जैसा कुछ बनाते थे, उस पर लिखते थे। ज्यामिति यानी रेखा गणित का विकास खेतों की नपाई के लिए हुआ, और चिकित्सा में भी उनकी जानकारी काफी उन्नत थी उस जमाने के हिसाब से। अर्थव्यवस्था तो मुख्य रूप से नील पर आधारित खेती ही थी, लेकिन वो सोना, लकड़ी, दूसरी कीमती चीजों का व्यापार भी करते थे। चलिए अब आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि एक स्रोत में बताया गया, इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ये अपनी समकालीन मतलब मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से कितनी अलग थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये दक्षिण एशिया की पहली शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर इसके केंद्र थे। अब यहाँ मिस्र जैसा केंद्रीकृत शासन था या मेसोपोटामिया जैसे शहर राज्य, ये अभी पक्का पता नहीं है। जो सबूत मिले हैं पुरातत्व से, वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड समाज की तरफ इशारा करते हैं। शायद व्यापारी, कारीगर, शासक वर्ग ये सब थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत और कह सकते हैं रहस्य भी इनकी नगर योजना है। हाँ, मैंने भी सुना है। उनकी टाउन प्लानिंग बहुत एडवांस थी। और उनकी लिपि, उसके बारे में क्या पता है? नगर योजना तो वाकई कमाल की थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, एकदम ग्रिड पैटर्न। घर पक्की ईंटों के बने थे। और पानी निकासी की व्यवस्था? वो तो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती है। ये उनकी इंजीनियरिंग का सबूत है। जहां तक लिपि की बात है, उनकी एक लिपि तो थी, हमें मोहरों और बर्तनों पर मिलती है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ओह, तो फिर उनके धर्म और राजनीति के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। हाँ, इसी वजह से हमारी जानकारी काफी अधूरी है। कुछ मोहरों पर मातृ देवी जैसी, पशुपति जैसी आकृतियां मिली हैं। उनसे उनके धार्मिक विश्वासों का बस अंदाजा लगाया जाता है। और विज्ञान और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पता चलता है? विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो उनकी स्टैंडर्ड वर्जन और माप, बाट और माप का इस्तेमाल करना दिखाता है कि वो कितने सटीक थे। और व्यापार में व्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था का आधार खेती थी। गेहूं, जौ, कपास उगाते थे। व्यापार भी खूब होता था। इसके सबूत हमें मेसोपोटामिया तक मिले हैं। और जैसा स्रोत ने बताया था, भारतीय इतिहास का वो कालखंड सिंधु घाटी से शुरू होकर गुप्त साम्राज्य के बाद मतलब 700-800 ईस्वी तक फैला है। ये एक बहुत लंबी और लगातार चलने वाली यात्रा दिखाता है। चलिए अब थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं। चीन की प्राचीन सभ्यता, कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी लगातार चली आ रही सभ्यताओं में से एक है। हाँ, ये बात सही है। इसकी क्या खासियतें थी? चीन की सभ्यता हुआंगहो यानी पीली नदी और यांगत्सी नदियों की घाटियों में पनपी, और इसकी निरंतरता वाकई हैरान करती है। समाज यहाँ भी काफी स्तरीकृत था, मतलब लेयर्स थीं। सम्राट सबसे ऊपर, फिर कुलीन वर्ग, अधिकारी, किसान, कारीगर। परिवार और पूर्वजों की पूजा का समाज में बहुत महत्व था। धार्मिक और दार्शनिक तौर पर देखें तो कन्फ्यूशियवाद, ताओवाद और बाद में बौद्ध धर्म ने चीनी संस्कृति पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। और राजनीतिक व्यवस्था, चीन का इतिहास तो राजवंशों के उतार चढ़ाव का इतिहास लगता है। बिल्कुल, यहाँ राजवंशों का एक लंबा सिलसिला चला। शिया, शांग, जो, किन, हान और भी कई। एक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण था, स्वर्ग का आदेश या मैंडेट ऑफ हेवन। अच्छा, ये क्या था? ये मान्यता थी कि शासक को शासन करने का अधिकार स्वर्ग से मिलता है, लेकिन अगर वो सही ढंग से राज नहीं करता तो ये अधिकार छीना भी जा सकता है। किन शी हुआंग ने पहली बार चीन को राजनीतिक रूप से एक किया था, और चीन की विशाल दीवार का निर्माण भी उसी ने शुरू करवाया था। हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अच्छा, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने दुनिया को कई क्रांतिकारी आविष्कार दिए। हाँ बिल्कुल, रेशम बनाने की तकनीक, कागज का आविष्कार, छपाई मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, बारूद और कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र, ये सब चीन की देन है। कला के क्षेत्र में उनकी कांसे के कारीगरी, जेड पत्थर पर नक्काशी, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब दुनिया भर में मशहूर है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित थी, खासकर चावल और बाजरा, और सिल्क रोड के जरिए। हाँ, सिल्क रोड। हाँ, उसके जरिए उनका व्यापार मध्य एशिया और यूरोप तक फैला हुआ था।
शायद उनकी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और गहरी सांस्कृतिक जड़ों ने ही इस सभ्यता को हजारों सालों तक बनाए रखने में मदद की। अब यूरोप का रुख करते हैं और शुरुआत करते हैं यूनान यानी ग्रीस से। पश्चिमी सभ्यता की नींव में ग्रीस का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लोकतंत्र, दर्शन, ओलंपिक खेल। सही कहा आपने। ग्रीक सभ्यता मुख्य रूप से छोटे छोटे शहर राज्यों में विकसित हुई, जिन्हें पोलिस कहते थे, जैसे एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ। हर शहर का अपना शासन, अपनी पहचान थी। एथेंस में दुनिया का पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र विकसित हुआ, हालांकि उसमें सिर्फ पुरुष नागरिकों को ही अधिकार था। हाँ, ये बात जरूरी है। जी। दूसरी तरफ स्पार्टा था, जो पूरी तरह से एक सैनिक समाज था। समाज में नागरिक थे, बाहरी लोग थे जिन्हें मेटिक कहते थे, और गुलाम भी थे। उनका धर्म और संस्कृति भी काफी समृद्ध लगते हैं। होमर के महाकाव्यों का जिक्र अक्सर आता है। हाँ, वे भी बहुदेववादी थे। ओलिम्पस पर्वत पर रहने वाले देवी देवता जैसे ज़्यूस, हेरा, अपोलो, अथेना, ये उनके प्रमुख देवता थे। और होमर की इलियड और ओडिसी ये सिर्फ महाकाव्य ही नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, उनके मूल्य, उनके मिथकों को समझने का जरिया भी हैं। राजनीतिक तौर पर जैसा हमने कहा, अलग अलग शहरों में अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। कहीं लोकतंत्र, कहीं कुलीन तंत्र यानी कुछ अमीरों का शासन, तो कहीं राजतंत्र। कमाल की बात यह कि इन छोटे छोटे शहर राज्यों ने दुनिया को इतने महान विचारक और वैज्ञानिक दिए। बिल्कुल। दर्शन में देखिए सुकरात, प्लेटो यानी अफलातून, अरस्तु, इतिहास में हेरोडोटस, गणित में पाइथागोरस, यूक्लिड, चिकित्सा में हिप्पोक्रेट्स, इन सब ने ज्ञान विज्ञान की अलग अलग शाखाओं की नींव रखी। उनकी कला, खास तौर पर मूर्ति कला और वास्तुकला, जिसे एथेंस का पार्थेनॉन मंदिर, वो संतुलन और सौंदर्य के लिए जानी जाती है। अर्थव्यवस्था, खेती, समुद्री व्यापार और कॉलोनी बसाने पर आधारित थी। बाद में सिकंदर महान ने ग्रीक संस्कृति को पूर्व में भारत तक फैलाया था। और आखिर में रोमन सभ्यता, एक छोटे से शहर से उठकर इतने बड़े साम्राज्य तक का सफर, ये भी गजब है। रोम की कहानी सचमुच असाधारण है। रोम शहर की स्थापना हुई, फिर वो एक गणराज्य बना, और फिर जूलियस सीजर और ऑगस्टस जैसे शासकों के समय एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। ये साम्राज्य यूरोप के बड़े हिस्से, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला था। रोमन समाज शुरू में पेट्रिशियन यानी अमीर कुलीन वर्ग और प्लेबियन यानी आम नागरिक में बटा था। इनके बीच अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष भी चला। रोमन कानून और इंजीनियरिंग का जिक्र बहुत होता है। उनकी राजनीतिक व्यवस्था ग्रीस से कैसे अलग थी? बाद में ये व्यवस्था साम्राज्य में बदल गई, जहां सम्राट सबसे ऊपर होता था। रोमन कानून जैसे 12 तख्तियों के कानून और बाद में जस्टिनियन कोड, ये आज के पश्चिमी देशों की कानूनी व्यवस्थाओं का आधार है। और इंजीनियरिंग में तो वो माहिर थे ही। हजारों मील लंबी पक्की सड़कें बनाई, पानी लाने के लिए ऊंचे पुल जैसे एक्वाडक्ट्स या जल सेतु बनाए, कोलोसियम जैसे विशाल स्टेडियम, सार्वजनिक स्नानागार बनवाए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने ग्रीक विचारों को अपनाया जरूर, लेकिन उन्हें बहुत प्रैक्टिकल रूप दिया, खास तौर पर प्रशासन, कानून और इंजीनियरिंग में। और कला और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या खास है? कला में उन्होंने ग्रीक शैली को ही अपनाया, लेकिन उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला, खासकर मूर्ति कला और दीवारों पर बनी चित्रकारी, फ्रेस्कोज में। लैटिन भाषा और साहित्य का प्रभाव आज भी कई यूरोपीय भाषाओं पर दिखता है। अर्थव्यवस्था खेती और व्यापार पर टिकी थी। पैक्स रोमाना का दौर था एक रोमन शांति का लंबा दौर। उस समय उनके विशाल सड़क नेटवर्क और एक जैसी मुद्रा के कारण पूरे साम्राज्य में व्यापार खूब फला फूला। तो ये थी 6 प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। अच्छा, एक अनुरोध ये भी था कि हम इस पर भी बात करें कि इन पुरानी सभ्यताओं का आज की दुनिया पर क्या असर पड़ा है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन सभी सभ्यताओं की छाप आज भी मौजूद है, हर एक की। मेसोपोटामिया से हमें लेखन मिला, शुरुआती कानून मिले, शहर बसाने का विचार मिला। मिस्र ने वास्तुकला और प्रशासन में योगदान दिया। सिंधु घाटी की नगर योजना आज भी हमें प्रेरित करती है। चीन ने हमें कागज, प्रिंटिंग, कंपास जैसे कितने अनमोल तोहफे दिए। और ग्रीस और रोम, इनका प्रभाव तो शायद सबसे ज्यादा दिखता है आज की दुनिया में, है ना? बिल्कुल। ग्रीस से हमें लोकतंत्र का विचार मिला, दर्शन, विज्ञान की नींव मिली, कला के आदर्श मिले। रोम ने हमें कानून की एक ठोस व्यवस्था दी, बेहतरीन इंजीनियरिंग दी,
प्रशासनिक ढांचे दिए और लैटिन भाषा दी, जिससे कई आधुनिक भाषाएं निकली हैं। तो चाहे हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, कानूनी प्रणाली हो, वैज्ञानिक सोच हो, भाषा हो या शहरों की बनावट हो, इन सब के धागे कहीं ना कहीं इन प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इन सब बातों का सार क्या है? इस पूरी चर्चा से क्या निकल कर आता है? हमने देखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग हालात में इंसानी समाज में तरक्की की, अपनी खास पहचान बनाई। जैसा कि दस्तावेजों में भी समझने को कहा गया था, उनकी शुरुआत, उनका समाज, धर्म, राजनीति, कला, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इन सब के जरिए हमने ये देखा। सही बात है। और इन प्राचीन जड़ों को समझना, मुझे लगता है, आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि स्रोतों में पूछा गया था, इनका आधुनिक प्रभाव वाकई बहुत गहरा और व्यापक है। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, ये वो बुनियाद है जिन पर आज की हमारी दुनिया खड़ी है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। हाँ, कि क्या इतिहास की गहराइयों में अभी भी कुछ ऐसा छिपा है जिसके सामने आने से हमारी आज की समझ पूरी तरह बदल सकती है? या ये सोचें कि आज से हजारों साल बाद भविष्य की सभ्यताएं हमारे इस दौर को, हमारी ये डिजिटल दुनिया, हमारा वैश्विक समाज, हमारी कामयाबियां, हमारी नाकामियां, इन्हें कैसे देखेंगी, कैसे आंकेंगी? सोचने के लिए काफी कुछ है।